आज हम लोग केयर ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो पोस्टपार्टम पीरियड है उसके बारे में मैंने तुम लोगों को उसकी जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट था वो करीब करीब पूरा अपना हो गया था। उसमें जो पोस्टपार्टम पीरियड है वो क्या है ये भी बता दिया था कि आफ्टर डिलीवरी जो 6 वीक्स रहते हैं डिलीवरी के बाद के, उसमें वापस से प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आना ये पोस्टपार्टम कहलाता है। और उसकी जो फिजियोलॉजी रहती है जो 40 दिन है आफ्टर बर्थ चाइल्ड के, तो उसमें जो जो चेंजेस होते हैं वो सब अपन लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसमें यूट्रस पे बताया था कि यूट्रस जो रहता है उस पर क्या असर आ रहा है और उसकी इन्वोल्यूशन प्रोसेस, उसका कॉन्ट्रैक्शन, फिर लोचिया, ये सब उसका बता चुकी हूँ मैं। उसी तरह से जो वजाइना है, पेरिनियम है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे उसका वापस से प्री प्रेगनेंसी स्टेट में जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान क्या चेंजेस आए थे वो सब बता चुकी हूँ। उसी तरह से एंडोक्राइन का भी बता चुकी थी कि प्लेसेंटल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन, ओवेरियन फंक्शन, ये पूरे क्लियर हो चुके थे और कंप्लीट हो गया था। एब्डोमेन पे भी बताया था कि एब्डोमेन में जो चेंजेस आए हैं वो कैसे वापस से ठीक हो सकते हैं और ठीक होते हैं और क्या क्या चेंजेस उसकी फिजियोलॉजी में आते हैं। उसी तरह से यूरिनरी सिस्टम का भी बता चुकी थी मैं। यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर जो था उसके कारण किस तरह से यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है, साथ ही साथ में जो फ्रीक्वेंसी है यूरिन की उसमें भी क्या चेंजेस होते हैं, और जो ब्लैडर का ये है कहना चाहिए एम्प्टी होना, उस पर क्या असर आता है, साथ ही साथ में यूटीआई इन्फेक्शंस होने के चांसेस हों तो कैसे क्या करना चाहिए वो सब बता चुकी हूँ। जीआईटी में भी क्या चेंजेस आते हैं वो बता चुकी हूँ। हेमोरॉइड्स वगैरह ये सब हो चुका है अपना। ब्रेस्ट में क्या चेंजेस हुए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड जो वॉल्यूम है उसमें क्या चेंज आया, डब्ल्यूबीसी में क्या चेंज आया, ये भी हो चुका है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो थे अपने उसमें क्या चेंज आता है, जितने भी ये है नर्व्स उनमें किस तरह से उनके रिस्पॉन्स में क्या चेंज आता है वो हो चुका है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है जिसमें जो मसल्स हैं अपनी वो वापस से रीगेन होना, ये वाला मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर था। फिर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इसका मतलब होता है स्किन और उसके जो अपेंडिसेस है, उसके जो सहायक अंग है जैसे नेल्स है, हेयर है, उनमें क्या चेंज आता है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी में होता है और वो ब्रेस्ट एरिया पे भी होता है, एरियोला जिसको अपन कहते हैं, और उसी तरह से बाकी स्किन पे भी रहता है और ये पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होता है, वो भी बता चुकी थी। वैसे ही प्रेगनेंसी में जो हेयर वाला था वो भी हो चुका है कि हेयर जो है वो धीरे धीरे उनकी कमी होने लग जाती है, जो एक्स्ट्रा हेयर बॉडी पे आने लगते हैं वो, तो ये चीज़ है। पर जो मार्क्स आ जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स वो कम होना मुश्किल रहता है, उसको धीरे धीरे ही वो थोड़े कम हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नॉर्मली नहीं जाते। पर पहले ही प्रेगनेंसी में ध्यान रखा जाए तो इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, ये मैंने पहले बता चुकी थी। इम्यून जो सिस्टम रहती है वो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसके बाद ये पोस्टपार्टम जो पीरियड रहता है उसमें भी इम्यून सिस्टम को अच्छा होना ज़रूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। ये वाली चीज़ भी नहीं हो चुकी है। तो पोस्टपार्टम जो फिजियोलॉजी है वो कंप्लीट हो चुका था मेरा। अब उसकी केयर वाला पार्ट रहा है। ये जो केयर थी इसमें क्योंकि जो हमारे हिंदू सभी मतलब रिलीजन में ये होगा कि प्रेगनेंसी के बाद जो 40 दिन है वो 40 दिन में बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता रहती है। कारण क्या है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेस आया है और डिलीवरी का जो स्ट्रेस आया है वो इन 40 दिनों में वापस से यदि प्रॉपर केयर की जाए तो ठीक हो जाती है और लेडी नॉर्मल हेल्दी हो सकती है, नहीं तो कई सारे प्रॉब्लम्स उसको हो सकते हैं। तो इस कारण से जब भी बेबी का बर्थ हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जो लेडी रहती है उसका असेसमेंट सबसे पहले किया जाता है।
असेसमेंट में ये देखा जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद नॉर्मली उसका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन उसको कहते हैं। मतलब क्या कि एकदम से लेडी यदि खड़ी हो जाए तो उसको चक्कर आ सकते हैं, तो ये चीज़ ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम हो गया, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है डिलीवरी में, है ना। तो इस कारण से ये कंडीशन होती है। और इसमें कारण ये है कि स्प्लेचनिक जो एंगोजमेंट है वो भी इसमें देखा जाता है, जो स्प्लीन है उसके ऊपर भी असर आता है, और इसके कारण से और हाइपोटेंशन, ये दो मेन कारण रहते हैं। पर ये 48 आवर्स में ठीक हो जाना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन पहले भी किया जाता है डिलीवरी के जस्ट बाद, और 48 आवर्स के बाद भी देखा जाता है कि सही है कि नहीं हो तो फिर इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उसकी केयर की जाती है। दूसरी बात है पल्स रेट। पल्स रेट देखी जाती है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद थोड़ी पल्स रेट बढ़ जाती है, पर यह धीरे धीरे क्या हो जाती है, फिर कम होती है, और फिर उसके बाद 8 से 10 वीक में नॉर्मल होने लगती है। तो ये चीज़ को भी उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि ये सही है कि नहीं। फिर उसके बाद है टेम्परेचर। तो शुरू में 24 घंटे तक थोड़ा सा जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, और ये 24 घंटे में वापस नॉर्मल हो जाता है। पर इसके कारण से कई बार ठंड लगना और हल्का सा फीवरिशनेस ऐसा लग सकता है, पर वो 24 घंटे में यदि नहीं हुआ तो फिर व्यक्ति को इस मतलब कंडीशन को ध्यान रखकर ट्रीटमेंट देना पड़ती है। नॉर्मली क्या है कि ये टेम्परेचर का असर डिहाइड्रेशन होने के कारण होता है। अब इसके बाद है जो यूट्रस के ऊपर अपन ने कहा था कि इन्वॉल्यूंटरी प्रोसेस रहती है ना, तो इसलिए जब बर्थ हो जाता है उसके बाद फंडस जो रहता है यूट्रस का ऊपर वाला भाग, उसको अम्बिलिकल जो कॉर्ड जहाँ जुड़ती है, जिसको अपन बोलते हैं बेली बटन, वहाँ पर हाथ रखकर देखा जाता है प्रेस करके कि वो फंडस कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि पहले तो वो ऊपर तक चला जाता है फंडस, मतलब यूट्रस की ग्रोथ होती है, तो धीरे धीरे बर्थ के बाद में इन्वॉल्यूंटरी प्रोसेस होती है और फंडस भी फॉर्म हो जाता है और प्रॉपर साइज में आता है। ये कंडीशन आई कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि प्लेसेंटा प्रॉपरली गिरा नहीं हो तो फिर ये फंडस अपनी जगह पे नहीं आ सकता, और ऐसे समय में हेवी ब्लीडिंग होकर लेडी की डेथ हो सकती है। इसलिए इसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लैडर, कि ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी हो रहा है कि नहीं, इसको भी चेक किया जाता है। फिर लोचिया, ये लोचिया जो रहता है इसमें डिस्चार्ज देखा जाता है। वो तीनों तरह के मैंने बताए थे, लोचिया रुब्रा है, लोचिया सिरोसा है, एल्बिकन्स है। तो ये डिस्चार्ज को देख के देखा जाता है कि वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा हेवी तो नहीं है ब्लीडिंग। यदि ऐसा है तो उसकी भी ट्रीटमेंट देना आवश्यक होता है। पेरिनियम को भी देखा जाता है, क्योंकि यदि वजाइनल बर्थ हुआ है, नेचुरल बर्थ, तो वो इंटैक्ट होना ये इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये जो लेसरेशन है या एपिसियोस्टोमी है, ये दोनों मतलब जो मतलब कई बार जब नॉर्मल बर्थ होती है तो उसमें चाहे जैसा वजाइनल जो पेरिनियम है वो फट जाता है, तो उसको टाँके लगाने पड़ते हैं कई बार। तो ये सब चीज़ों को देखा जाता है कि ये सही है कि नहीं, ठीक हीलिंग हो रही है कि नहीं, यदि उसमें टाँके लगे हैं तो ये सब चीज़ें पेरिनियम की है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग कि प्रॉपरली मिल्क सिक्रेशन हो रहा है कि नहीं, निपल फॉर्मेशन सही हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग सही हो रहा है कि नहीं। कई बार निपल मतलब ब्रेस्ट के अंदर ही गठाने हो जाती है या निपल में क्रैक्स हो जाते हैं, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग और प्रॉपर फीडिंग हो पा रही कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को असेस किया जाता है। फिर साइको सोशल बिहेवियर, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है साइको सोशल बिहेवियर का। यदि बिहेवियर मतलब उसका जो भी साइकोलॉजी है वो उस समय चेंज तो होती ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिलीवरी का जो स्ट्रेस होता है उससे बहुत पेन और ये सब होता रहता है, तो इसके कारण बिहेवियर पे कई बार कुछ लेडीज़ जो मेंटली स्टेबल नहीं है उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो ये भी चेक किया जाता है। फिर रूटीन जो लेबोरेटरी टेस्ट है, जैसे एनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट है, TND काउंट है ना, यदि सपोज करो कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो बाकी फिर पैथोजेंस की टेस्ट है, ये सब चीज़ें करके देखी जाती है। उसके अलावा एपेटाइट सही है कि नहीं उसकी, फिर उसको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, ये नॉर्मल GIT फंक्शनिंग का भी देखा जाता है।
फिर जो लेडी है उसको प्रॉपर स्लीप मिल रही है कि नहीं, क्योंकि यह साइको सोशल बिहेवियर पर स्लीप का बहुत ज़्यादा असर रहता है। क्योंकि जब न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है तो ऐसे समय में उसको फीडिंग करना पड़ती है और वो बेबी की केयर भी करना पड़ती है। तो ऐसे समय में, और उसको यदि सपोर्ट नहीं है किसी का, तो ऐसे समय में जो लेडी रहती है उसका बिहेवियर साइको सोशल बिहेवियर पर असर पड़ता है, क्योंकि नींद भी नहीं हो पाती उसकी ढंग से। इसलिए फिर उस लेडी में जो एनर्जी लेवल है वो कैसा है ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जैसे एग्जॉस्टेड तो नहीं है, क्योंकि कई बार वीक, यदि प्रेग्नेंट लेडी वीक थी तो और डिलीवरी हुई और भी ज़्यादा उसका वीकनेस बढ़ गया या कोई फीवर आ गया है, तो ऐसे समय में एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, फटीग वाला एग्जॉशन, ये सब देखा जाता है। तो इसलिए ये चीज़ भी चेक की जाती है। अब इन असेसमेंट के बेसिस पर ही फिर उसकी ट्रीटमेंट भी होती है और उसकी केयर भी इसी के बेसिस पे होती है। अब आता है कि मान लो ये सब चीज़ें नॉर्मल है या नहीं है, तब भी इसमें सेकंड जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग एजुकेशन वाली। तो ये जो काउंसलिंग है इसमें सबसे पहले तो इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए क्लीनिंग कैसे होना चाहिए, जो हाइजीन है जनरल वो कैसे रखना चाहिए मेंटेन, ये सब बताया जाता है। क्योंकि यदि नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, दोनों में ही आजकल तो क्या है जल्दी उनका डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, तो इसलिए जो ड्रेसिंग वाला पार्ट है वो उसको बहुत अच्छे से करते आना चाहिए, नहीं तो उस लेडी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा क्या हो जाता है कि कई बार एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके कारण उसका भी इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, और उसकी भी काउंसलिंग की जाती है कि किस तरह से आपको सब कुछ करना है। तो ये इन्फेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए बताया जाता है, उसमें पर्टिकुलरली हाइजीन इम्पॉर्टेंट है और कैसे उसका जो ये है क्लीनिंग वो करना चाहिए, ये सब समझाया जाता है। बेबी क्या भाई इसमें बताया जाता है, क्योंकि नहीं तो बेबी यदि अफेक्टेड हो जाए या उसको इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी मदर को प्रॉब्लम है। इसमें इन्फेक्शन में जो डिलीवरी है वो वाले पार्ट भी और ब्रेस्ट वाली भी, इन सब का ही कैसे क्लीनलीनेस होना चाहिए और ओवरऑल भी मदर को कैसे क्लीनलीनेस रखना चाहिए ये बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेबी भी अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो काउंसलिंग होती है उसमें कैसे वो कंफर्टेबल रह सकती है, कंफर्टेबल प्रमोशन ऑफ कंफर्ट, मतलब जो पेन हो रहा है कैसी पोजीशन में उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने कंफर्टेबल रहेगा, कैसा उसका टाइम टेबल होना चाहिए जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट मिल सके, है ना। फिर उसको ये नहीं है कि सोते ही रहे, थोड़ा बहुत चलना फिरना भी बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली यदि ऑपरेशन हुआ है तब भी और स्टिचेस लगे हैं उसको तब भी, तो ये वाले पार्ट भी बताया जाता है। फिर एक्सरसाइजेस हैं कि नॉर्मल उसकी जो मसल्स हैं, यहाँ पे बताया था ना मैंने कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे असर आता है, स्ट्रेच हो जाती है मसल्स, तो उनको वापस से रीगेन होना है तो उसके लिए भी एक्सरसाइजेस रहती है। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस है वो भी काउंसलिंग के दौरान बताई जाती है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। पर्टिकुलरली जो पीठ के बल लेटकर ही पैर ऊंचा करना, है ना, ये इस टाइप की जो एक्सरसाइजेज है, थोड़ा बहुत घूमना। फिर उसके अलावा जो एक्सरसाइजेस है वो सब भी इसमें बताई जाती है। ये जो एक्सरसाइजेस है उसका भी मैं एक फ़ोटो बना खींचकर आप लोगों को दे दूँगी ताकि आप लोग उसको देखो और लिख सको। फिर उसके अलावा न्यूट्रिशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता ही है, और लैक्टेशन के दौरान शुरू में कैसा आहार होना चाहिए लैक्टेशन का, ये अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोग उसको आराम से लिख सकते हो कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क सिक्रेशन हो सकेगा उसके हिसाब से, और लेडी में जो जो कमियां हैं और जो जो हेल्थ को फ़ायदा करने वाले न्यूट्रिएंट्स है वो सब कैसे देना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाई कैलोरी देना चाहिए, हाई कैल्शियम होना चाहिए, हाई प्रोटीन होना चाहिए, वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मल फैट, इसी तरह से मतलब एडिक्वेट अमाउंट में, और इसी तरह से कैलोरीज भी और फाइबर भी, ये सब चीज़ों का, और विटामिन मिनरल्स भी, ये सब चीज़ें मिल्क के हिसाब से और लेडी में जो डेफिशिएंसीज हो रही थी उसको फुलफिल करने के हिसाब से न्यूट्रिशन दिया जाता है। कौन सी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए ये भी बताया हुआ है, गैस प्रोड्यूसिंग है, हेवी फूड्स हैं, तो ऐसे सब चीज़ों को अवॉइड करने का सलाह दी जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन के लिए कौन कौन से फूड्स फ़ायदेमंद है वो सब बताए जाते हैं, जिसको गैलेक्टोबॉक्स कहा जाता है। फिर इन्फेंट की केयर कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी काउंसलिंग होती है। फिर
तीसरा जो पार्ट है ये इंटरवेंशन अबाउट न्यूट्रिशन एंड इन्फेंट फीडिंग। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स साथ में जो बैलेंस डाइट है उसका इंटरवेंशन, मतलब किस तरह से उसको देना है, वो पूरा जो डाइट प्लान है बच्चे का भी और इसका भी ये पूरा किया जाता है, ताकि जो लेडी है वो स्वस्थ रह सके और विद इन 40 डेज वो नॉर्मल हो जाए, ताकि उसकी नॉर्मल एक्टिविटी अच्छे से हो सके, और नहीं तो फिर वो लेडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, इन सब में जब काउंसलिंग करते हैं और असेसमेंट करते हैं, तो आप लोगों ने मेंटल डिसऑर्डर्स भी पढ़े हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ का भी पढ़ाई होंगी आज, तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और ताकि वो जो लेडी है वो अच्छी स्वस्थ बनकर रह सके, क्योंकि उनके लिए स्पेशल केयर की आवश्यकता रहती है। जो भी लेडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इस इंटरवेंशन में आएंगी, और काउंसलिंग में उसको और एजुकेशन में वो चीज़ें बताई जाती है। तो ये मेरा पोस्टमार्टम वाला जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है।